Hi guys, I hope you all are doing very well. Guys, in this video we will be covering the important and tricky questions of the chapter Ratio Analysis of class 12th. तो इस चैप्टर में मैंने जितने भी ये क्वेश्चंस लिए हैं दीज आर द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस एंड मोस्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस एंड मैं हर क्वेश्चन को तुम्हें अच्छे से सॉल्व करके बताऊंगा कि किस तरीके से हम अपने आंसर को निकाल सकते हैं. तो इस वीडियो के बाद आई एम प्रिटी श्योर इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चंस तुम्हें आए वो तुम क्वेश्चंस बहुत ईजिली सॉल्व कर लोगे. बिफोर आई स्टार्ट गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मेरे चैनल को जितना हो सकता है शेयर करो बिकॉज दीज वीडियोज़ आर गोइंग टू हेल्प यू लॉट तुम्हारे एग्जाम में, तुम्हारे टेस्ट में, जब भी तुम्हारा कोई टेस्ट है, जब भी तुम्हारे कोई प्री बोर्ड्स अभी होने हैं, जस्ट इस वीडियो को एक बार देख लो और तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स, मोस्टली कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे एंड मोर ओवर तुम्हें क्वेश्चंस कैसे अटैम्प्ट करना है, एग्जाम में क्या क्या लिखना है, वो सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा. ठीक है, चलो गाइस लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे, कंपनी हैज अ लोन ऑफ 20 लाख. जस्ट वन सेकेंड गाइस. सो कंपनी हैज अ लोन ऑफ 20 लाख एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड. अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है गाइस? तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 बोलूं हमारा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड सबको पता होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, बट कैपिटल एम्प्लॉयड सिंपली हमारा क्या होता है, इट इज इक्विटी प्लस डेट. इक्विटी मतलब ओनर्स फंड, शेयर होल्डर फंड एंड ऑल, और डेट मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी. ये होता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड. सो कंपनी हैज अ लोन ऑफ 20 लाख एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड. द इंटरेस्ट पेबल ऑन द लोन इज 15%. के लोन पे हमें 15% इंटरेस्ट देना है और आर ओ आई ऑफ द कंपनी इज 25%. अब व्हाट इज आर ओ आई? सो आर ओ आई इज बेसिकली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और हम इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की जगह वी कैन ऑल्सो से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. याद रखना, आर ओ आई कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. ठीक है, सो दिस इज आर ओ आई, दिस इज आर ओ सी ई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. तो हमें सिर्फ बताया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में, सिर्फ लोन, अभी लोन बताया हुआ है, हमें कुछ नहीं बताया हुआ कि इक्विटी का कितना है. कोई बात नहीं, हम लोन की वैल्यू लेंगे. आर ओ आई हमें पता है. The rate of income tax is 40%. What is the gain to shareholder due to loan raised by the company? कि इस गेन, शेयर होल्डर का गेन क्या होगा जिसने हमने लोन लिया है, उस लोन की वजह से शेयर होल्डर का गेन क्या होने वाला है. कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लग रहा है? बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है. सो गेन टू शेयर होल्डर सिंपली मीन्स दे आर आस्किंग अस, हमें निकालना है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. हमें सिंपली निकालना है हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज द गेन जो शेयर होल्डर को होता है जब वो पैसे कमाते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, अब हमें आर ओ सी ई हमें गिवन है, इट इज़ 25%. सो 25% इज आर ओ सी ई. आर ओ सी ई का फॉर्मूला क्या होता है? आर ओ सी ई इज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड. यही फॉर्मूला होता है गाइस, है ना? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, दिस इज आर ओ सी ई. अब आर ओ सी ई हमें दिया हुआ है 25%. नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को मैं एक्स लेता हूँ, ये हमें नहीं गिवन, और कैपिटल एम्प्लॉयड अभी के लिए हमें कितनी दी हुई है, 20 लाख. तो 20 लाख इंटू 25% जब मैं करता हूँ, तो 20 लाख इंटू 25%, ये मेरा आंसर आता है 50,000, सॉरी 5 लाख. सो एक्स मेरा आता है 5 लाख. So that means net profit before interest, tax and dividend, ये मेरा कितना आंसर आ रहा है, दिस इज 5 लाख. ठीक है guys? बिल्कुल सिंपल है. अब उसके बाद हमें 5 लाख हमारा आगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. अब इसमें से सबसे पहले मैं माइनस करूंगा अपना इंटरेस्ट ऑन डेट. डेट कितनी है मेरी, 20 लाख की. 20 लाख की डेट पे 15% लोन है, तो दैट मीन्स मेरे 20 लाख की डेट पे 15% लोन है, 15%, तो 3 लाख का तो मेरा इंटरेस्ट हो गया, वो इंटरेस्ट यहाँ से माइनस हो गया. सो ये मेरा आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स. सो 2 लाख मेरा आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स. के टैक्स से पहले मेरा प्रॉफिट इतना था. देन हमें दिया हुआ है टैक्स रेट इज 40% यहाँ पे, सो माइनस इनकम टैक्स. अब इनकम टैक्स हमेशा जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है उस पे परसेंटेज कैलकुलेट होता है. सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें कितना दिया हुआ है, 2 लाख. 2 लाख का 40%, 80,000 हो गया हमारा इनकम टैक्स. सो दैट मीन्स प्रॉफिट
आफ्टर टैक्स जो हमारा आ गया इट इज़ 1,20,000। तो यहाँ जो हमारा आंसर है, क्वेश्चन है जो हमारा, व्हाट इज द गेन टू शेयर होल्डर, सो दिस विल बी दी गेन टू शेयर होल्डर। गेन टू शेयर होल्डर मतलब सारी पेमेंट करने के बाद शेयर होल्डर ने नेट प्रॉफिट इतना कमाया। डिविडेंड देना होता है कि उनको कितना रिसीव हुआ, जो कमाई है उनकी, जो उनका गेन है, गेन इज जितना अमाउंट उनको मिला। तो सबसे पहले हमने क्या किया, आरओसीई के फॉर्मूले से नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड निकाल दिया। वो निकालने के बाद बस सिंपल हमें इंटरेस्ट पता है, वो इंटरेस्ट यहाँ से माइनस कर लिया। इंटरेस्ट माइनस करने के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना आ गया, उसमें से मैंने इनकम टैक्स माइनस कर लिया, सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेरा ये आ गया। दिस इज हाउ आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से करना है। इस चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस जो है, दोज आर फॉर्मूलेज। तुम्हें फॉर्मूला सारे अच्छे से याद होने चाहिए इस चैप्टर के लिए। अगर फॉर्मूलेज याद नहीं है तो ये चैप्टर थोड़ा सा तुम्हारे लिए डिफिकल्ट रहेगा। तो फॉर्मूलेज एक बार सारे अच्छे से कर लेना। अब आता है गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। हमें क्या निकालना है गाइस, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, और हमें ये सारी चीजें दी हुई हैं। सो एज हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेट्स डू इट। हमें क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, अब देखते हैं। हमें दिया हुआ है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब कैश सेल्स हमें दी हुई है 2 लाख। ओके, मतलब देर इसके बारे में कहीं ना कहीं क्रेडिट सेल भी हमें गिवन होगी, कोई बात नहीं। परचेज दिया हुआ है कैश क्रेडिट, ठीक है। कैरियज इनवर्ड्स हमें दिया हुआ है, कैरियज इनवर्ड दिया हुआ है। सैलरीज दिया हुआ है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री दिया हुआ है, रिटर्न आउटवर्ड दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है। रेशियो ऑफ कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब रेशियो ऑफ कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल इज 1:4। रेशियो ऑफ कैश सेल एंड क्रेडिट सेल इज 1:4। ये हमें चीज दी हुई है। अब गाइज यहां पे हमें क्वेश्चन कैसे करेंगे, अगेन इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी है। हमें सबसे पहले अपना फॉर्मूला लिखना होता है रेशियो चैप्टर में। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है गाइज, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है सिंपल, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स, या सेल्स को आई विल राइट प्रॉपर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। अब ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कौन सा होता है, सिंपल कैश प्लस क्रेडिट। कैश और क्रेडिट रेवेन्यू दोनों को मिला के टोटल सेल्स हमारी आती है। और ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी मीन्स सेल्स माइनस COGS। आई एम राइटिंग ऑल दी फॉर्मूलाज जो हमारे यहाँ पे यूज होंगे। अभी तुम्हें एग्जाम में सिर्फ ये फॉर्मूला लिखना है, ये नहीं लिखना, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाद में करेंगे इसको। तो GP इज इक्वल टू सेल्स माइनस COGS, और COGS का हमारा फॉर्मूला यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आता है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये हमारे नॉर्मली फॉर्मुलेस इस क्वेश्चन में लगेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे फिगर्स कैलकुलेट करनी शुरू करते हैं। हमें दिया हुआ है कैश सेल, कैश सेल हमें दिया हुआ है 2 लाख, ठीक है। कैश सेल हमें दिया हुआ है 2 लाख, और रेशियो ऑफ कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 1:4। सो कैश सेल क्रेडिट सेल इज 1:4, 1:4। तो यहां से अगर मुझे टोटल सेल्स निकालनी है तो मैं कैसे निकालता हूं, तो 2 लाख इंटू रेसिप्रोकल 5 डिवाइड बाय 1। जैसे हम अगर इसका, जैसे हम पार्टनरशिप में निकालते थे ना कि इस पार्टनर का शेयर कितना है, तो इस पार्टनर का शेयर कैसे निकलता है, जो भी टोटल प्रॉफिट था, टोटल प्रॉफिट इंटू 1 डिवाइड बाय 5, ये हो जाता था उस पार्टनर का शेयर। तो वही चीज़ यहाँ पे हमें जो टोटल सेल्स दी हुई है उसका 1 डिवाइड बाय 5 कैश सेल होगा। तो टोटल सेल कितनी हो जाएगी, 2 लाख इंटू 5 डिवाइड बाय 1, 10 लाख होगी हमारी कैश सेल। क्रेडिट सेल हमें नहीं निकालनी, ना कि पूछा हुआ है, हमें सिंपल टोटल सेल्स निकालनी है। तो टोटल सेल्स मतलब हमें ये मिल गई, और इस फॉर्मूले के लिए टोटल सेल्स मिल गया। अब बात आती है COGS। अब COGS निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो COGS का फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा ही हुआ है, दैट इज ओपनिंग स्टॉक। एक काम करता हूँ मैं, क्लोजिंग स्टॉक को मैं ओपनिंग स्टॉक के साथ ही लिख देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, इन दोनों को आगे कर देते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस कर सकता हूं मैं, कोई फर्क नहीं है यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, देखो गाइज, मेरा ये हो गया। परचेज मुझे दिया हुआ है कैश एंड क्रेडिट, ओके, इसको देखते हैं।
डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन इन्वेंट्री मतलब गाइस ध्यान से सुनना, डिक्रीज इन इन्वेंट्री मतलब मेरा ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक से 80,000 ज़्यादा है। डिक्रीज इन इन्वेंट्री बेसिकली चेंज इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। याद रखना, चेंज इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब डिक्रीज इन इन्वेंट्री अगर मुझे दिया हुआ है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा थी क्लोजिंग स्टॉक कम है ना। डिक्रीज इन इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा थी क्लोजिंग स्टॉक कम है। सो दैट मीन्स इस फॉर्मूले में इसका मतलब डिक्रीज इन इन्वेंट्री मतलब 40,000 सॉरी हाँ 80,000 सीधा सीधा हमारा ऐड हो जाएगा। क्यों? डिक्रीज इन इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा था क्लोजिंग स्टॉक कम है और नेट इफेक्ट है 80,000 के 80,000 से हमारी इन्वेंट्री डिक्रीज हो गई। सो दैट मीन्स हमारा क्लोजिंग स्टॉक कम था ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा था तो 80,000 इनका डिफरेंस आ गया। अब उसके बाद आता है नेट परचेज। सो नेट परचेज में क्या क्या आएगा? कैश परचेज 1,50,000 प्लस क्रेडिट परचेज 4,50,000। अब यहां पे मैंने देखा था एक जगह रिटर्न आउटवर्ड्स। गाइस रिटर्न आउटवर्ड मतलब याद रखना इट इज परचेज रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड्स मींस परचेज रिटर्न। और रिटर्न इनवर्ड लिखा हो, अगर रिटर्न इनवर्ड लिखा हो सो दैट मीन्स इट इज सेल्स रिटर्न। अब हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि आउटवर्ड और इनवर्ड में कौन सा परचेज है कौन सा सेल? लॉजिक्स तुम्हें पता होंगे, तुमने पढ़े होंगे, शॉर्टकट में बता देता हूँ। तो सिंपल, जहाँ पे भी रिटर्न आउटवर्ड लिखा हो तो याद रखना ओ से ये चीज़ बन जाती है पी। अगर मैं इस ओ के साथ एक लाइन ड्रॉ कर लूँ, ये क्या बन गया? पी। दैट मीन्स रिटर्न आउटवर्ड्स इट्स परचेज रिटर्न। इस तरह से तुम शॉर्टकट से याद कर सकते हो कि रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न होता है। ठीक है गाइस, तो परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस हो जाएगा, कितना है हमारा? 20,000, ये माइनस हो गया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस अब देखते हैं कौन कौन से इसमें से। सो हमारे कैरियज इनवर्ड ये होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। सैलरी इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं होता। डिक्रीज इन इन्वेंट्री हो चुका है, रिटर्न आउटवर्ड हो चुका है। वेजेस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, तो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस एक हो जाएगा 6,000 और एक वेजेस 50,000। तो ये हम ऐड कर देंगे यहाँ पे प्लस 6,000 प्लस 50,000, तो ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो 80,000 जल्दी से करते हैं, 80,000 प्लस 1,50,000 प्लस 4,50,000 माइनस 20,000 प्लस 6,000 प्लस 50,000, मेरा आंसर आ रहा है 7,16,000। तो 7,16,000 मेरा क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस COGS। सेल्स है मेरी 10 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 7,16,000। सो देयरफॉर मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 284,000। तो यहाँ पे आई विल राइट इज इक्वल टू 284,000, ये आ गया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। टोटल सेल्स मैंने निकाली थी 10 लाख, टोटल सेल्स मैंने निकाली थी 10 लाख इनटू 100। तो सिंपल मेरा यहीं से मुझे पता चल रहा है 28.4%, ये आ गया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो हम ये फॉर्मूला लिखने के बाद एक स्पेस छोड़ देंगे, क्योंकि एग्जामिनर को यही चेक करना है कि उसका आंसर क्या निकला। सबसे पहले वो आंसर चेक करेगा। आंसर चेक करने के बाद ये देखेगा कि जो भी तुमने यहाँ फिगर्स लिखी हुई हैं उसको पता होगा कि या तो ये फिगर्स क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है या फिर तुमने ये फिगर्स कहीं से निकाली हैं। अब कहाँ से निकाली है वो तुम्हें यहाँ से उसको बताना पड़ेगा कि तुमने ये टोटल फिगर कैसे निकाली। ये निकाली है यहाँ से टोटल सेल इतनी, और ये प्रॉफिट कैसे निकाला है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला पहले, फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकाला 284,000। दिस इज हाउ यू हैव गॉट योर आंसर। ये तुम्हें करके दिखाना पड़ेगा, इसके मार्क्स होते हैं वर्किंग के। ठीक है, चलो गाइस, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज। हमें काफ़ी सारी रेशियोज निकालनी है। अर्निंग पर शेयर ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है CBSE के। PE रेशो ये भी सिलेबस में नहीं है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सिलेबस में है और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो सिलेबस में है। अब ये वाले सारे क्वेश्चंस हम एग्जाम में ये वाले सारे पॉइंट्स हम समझ के अपने आंसर निकालते हैं। ठीक है, अगेन डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, लंबा है, ट्रिकी है बट ईजी है। ठीक है, लंबा है, ट्रिकी है बट ईजी है। तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सो गाइस, अब इस क्वेश्चन को चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें निकालनी है, मैं थर्ड वाली निकालता हूँ क्योंकि मैंने बताया था बाकी तो तुम्हारे अभी सिलेबस में नहीं है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट।
अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का गाइस सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, मैंने बताया था हमेशा फॉर्मूला. सो फॉर्मूला इज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100. यह आता है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला. ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड एंड कैपिटल एम्प्लॉयड. तो सबसे पहले लेट्स वर्क ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड. एक स्पेस छोड़ देता हूँ अपने आंसर के लिए. सो हमें दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स. हमें क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमें दिया हुआ है 2,40,000. ठीक है, कि आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारा प्रॉफिट था इतना. सो देखो गाइस, सिंपल सी बात होती है, हमारा जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीआईटी मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें से हम सबसे पहले माइनस करते हैं इंटरेस्ट. ये फॉर्मेट अगर कुछ बच्चों को नहीं पता तो तुम इसको लिख सकते हो, ये काफ़ी तुम्हारी हेल्प करेगा समझने में कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स वगैरह हम कैसे कैसे निकालते. सो पीबीआईटी मीन्स प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. जो भी फिगर हमें गिवन होती है उसमें से हम माइनस करते हैं अपना इंटरेस्ट. इंटरेस्ट माइनस करने के बाद फिगर आती है प्रॉफिट बिफोर टैक्स. सो इट इज़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स. उसके बाद हम इसमें से माइनस करते हैं टैक्स, और ये टैक्स इस वैल्यू पे जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है उसके ऊपर परसेंटेज जो भी है वो कैलकुलेट होती है. देन आता है हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ये आता है हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. इसमें से हम माइनस करते हैं डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस एंड इक्विटी, ये हम माइनस करते हैं. देन आता है हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड. सो ये हमारा फाइनल आंसर आता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. पहले इंटरेस्ट माइनस करते हैं, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसके ऊपर हम टैक्स का परसेंटेज कैलकुलेट करके माइनस करते हैं, फिर आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. उसमें से माइनस करते हैं डिविडेंड एंड डिविडेंड ऑन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स. देन आता है हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड. हमें दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब हमें ये फिगर गिवन है. और इस क्वेश्चन के लिए हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, हमें चाहिए ये वाली फिगर. तो हम क्या करेंगे, इसमें टैक्स को भी ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट को भी ऐड कर देंगे, सिंपल. तो ये तो है फॉर्मूले से समझने का तरीका. इसको लिख लेना पॉज करके इस वीडियो को, यू कैन जस्ट राइट इट डाउन, आई एम रबिंग इट. तो इस फॉर्मूले से हम यहाँ पे अपना आंसर कैसे निकालेंगे, देखो. तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है. सो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्लस टैक्स प्लस इंटरेस्ट, यही होगा, है ना, प्लस टैक्स प्लस इंटरेस्ट. सो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2,40,000. इसमें मैं ऐड कर दूंगा अपना टैक्स, ये हो गया. टैक्स मुझे दिया हुआ है 1,60,000, 1,60,000 मैंने टैक्स ऐड कर दिया. अब बात आती है इंटरेस्ट की. अब इंटरेस्ट कहाँ से ऐड करेंगे, इसमें इंटरेस्ट नहीं है, इसमें इंटरेस्ट नहीं है, इसमें इंटरेस्ट नहीं है, इस पे हमारा डिविडेंड है, लेकिन हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है, आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड नहीं दिया हुआ. अगर आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड दिया होता तो हम ये जो डिविडेंड है वो हम इसमें ऐड करते हैं, बट हमें जब दिया ही उससे पहले की फिगर हुई है तो डिविडेंड का हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, रिजर्व एंड सरप्लस का हमें कुछ भी नहीं करना. डिवेंचर्स हमें दिए हुए 10%, 4 लाख के हमें 10% डिवेंचर्स दिए हुए गाइस. तो डिवेंचर इज लाइक अ लोन, लॉन्ग टर्म लोन, उस पर 10% इंटरेस्ट. तो 40,000 इंटरेस्ट हमारे यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और कोई इंटरेस्ट मुझे नहीं दिख रहा. तो 240 प्लस 160 4 लाख, तो 4,40,000 आ गया मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. ठीक है, सो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मेरा आ गया 4,40,000. अब बात आती है सेकेंड पॉइंट, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड. सो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के गाइस दो तरीके होते हैं. कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके होते हैं, एसेट और लायबिलिटी साइड, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड. अब इसका मैं तुम्हें क्रक्स बता दूं, देखो ये क्रक्स याद रखना कैपिटल एम्प्लॉयड समझने के लिए. देखो, अगर मैं एक ड्राफ्ट बैलेंस शीट बनाऊं, कंपनी बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऐसा नहीं होता, बट अगर मैं तुम्हारे लिए एक ड्राफ्ट बैलेंस शीट बनाऊं तो इस बैलेंस शीट में यहाँ पे आता है हमारा शेयर होल्डर फंड, जिसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस आता है. देन आता है नॉन करंट लायबिलिटी, देन आता है करंट लायबिलिटी. यहाँ पे आता है नॉन करंट एसेट एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे आता है करंट एसेट. यही हमारा बैलेंस शीट का टोटल होता है गाइस, यही हमारी बैलेंस शीट होती है ना.
ठीक है ना। अभी चलो उसमें कंपनी के फॉर्मेट में नहीं है, समझने के लिए तो यही होगा ना, नॉन करंट एसेट एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी एंड शेयर होल्डर फंड। अब यहां पे ध्यान से देखो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है गाइस, ये दिस इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस यहां से तीन चीजें होती हैं, गुडविल, नॉन ट्रेड, बेसिकली गुडविल और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अभी तुम्हें क्या याद रखना है, यहां से क्या माइनस होता है, गुडविल एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये दो चीजें यहां से हमारी माइनस होंगी अगर क्वेश्चन में गिवन है। अब यहां पे अगर तुम्हें एसेट साइड अप्रोच से चलना है, हाउ यू कैन गो, दिस प्लस दिस माइनस दिस, एक तरीका हो सकता है। लायबिलिटी साइड से चलना है तो सीधा सीधा इन दोनों का टोटल कर दो, और अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे राइट साइड में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स या गुडविल ये क्वेश्चन में गिवन है तो उसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देना दोनों आंसर से। अब तुम्हारे बेनिफिट के लिए इस क्वेश्चन को मैं दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है हमें यहाँ पे हमें दिया हुआ है नेट फिक्स एसेट्स, तो मतलब हमें नॉट करंट एसेट्स दिए हुए हैं कितने, 10 लाख के। हमें दिया हुआ है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमें दी हुई है 1 लाख की। इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, 5 लाख का हमें इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, ये मैं हटा देता हूँ, अब सबको समझ आ चुके हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख दी हुई है। रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है हमारा 2 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख हो गया। डिबेंचर्स हमें दिए हुए हैं 4 लाख, 4 लाख के हमारे डिबेंचर्स हो गए, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये सेल्स होता है, इसका कोई रिलेशन नहीं है। वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, वो दिया हुआ है 1 लाख। तो अगर मुझे लायबिलिटी साइड से आंसर निकालना है, अगर मुझे लायबिलिटी साइड से आंसर निकालना है तो शेयर होल्डर फंड 5 लाख प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस नॉन करंट लायबिलिटी 4 लाख, ठीक है। और मैंने बताया था अगर हमारी कोई भी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में होगी तो वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट विच इज 1 लाख। तो 5 और 1 6, 6 और 2 7 8, 8 और 4 12, 12 माइनस 1, तो 11 लाख आ गया हमारा लायबिलिटी साइड से आंसर। अगर लायबिलिटी साइड से मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो आंसर आ रहा है 11 लाख। अब मैं निकाल के दिखाता हूँ तुम्हें एसेट साइड से। अब एसेट साइड से आंसर अगर निकालना है, नॉन करंट एसेट एंड इन्वेस्टमेंट 11 लाख, अभी मैं ऐड कर रहा हूँ नॉन करंट एसेट एंड इन्वेस्टमेंट, चाहे नॉन ट्रेड है, ऐड कर दिया, प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी ही होगा, प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इटसेल्फ इज वर्किंग कैपिटल जो हमें दिया हुआ है 1 लाख, तो प्लस 1 लाख ये हो गया, माइनस अगर कोई भी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती है तो उसको हम यहाँ से माइनस कर देते हैं। तो मैंने पहले उसको यहाँ इंक्लूड करा, तुम चाहो तो इसको एक्सक्लूड कर दो डायरेक्टली, बट मैंने उसको इंक्लूड करा, इंक्लूड करके बाद में दोबारा माइनस के अलग से दिखाने के लिए। तो ये भी मेरा आ गया गाइस 11 लाख। तो चाहे मैं एसेट साइड फॉलो करूँ चाहे लायबिलिटी साइड फॉलो करूँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में आंसर विल बी सेम, वरना कुछ ना कुछ गड़बड़ हमने करी होगी। तो 11 लाख मेरा आ रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज 11 लाख, आई विल राइट इट हियर 11 लाख इंटू 100, तो दैट मीन्स 40%। सो 40% मेरा आ गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल सिंपल था गाइस। कैपिटल एम्प्लॉयड के दोनों फॉर्मूले होते हैं, मैंने यहाँ फॉर्मूला नहीं लिखा, मैंने तुम्हें ऐसे समझा दिया, दिस इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड। अब तुम चाहो तो इस तरह से भी निकाल सकते हो, दूसरे वे से भी निकाल सकते हो, जो भी तरीका निकालो तुम्हें क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। लायबिलिटी साइड से निकाले शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वो तुम्हें लिखना पड़ेगा। लिख के उसके बाद ये सारी चीज़ें माइनस करके अपना आंसर निकालोगे, ठीक है। इट्स अ गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। अब आता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। गाइस ये तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसमें ये तो मैंने तुम्हें गलती से दे दिया शायद इसका जो फोर्थ पार्ट है दैट इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारा सेल्स यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन वर्किंग कैपिटल, ये होता है हमारा सिंपल फॉर्मूला। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मैंने पढ़ा था, हमें 10 लाख दिया हुआ है यहाँ पे, वर्किंग कैपिटल हमें 1 लाख दिया हुआ है, तो सिंपल हमारा आंसर आ गया 10 टाइम्स। सो दिस इज हाउ आई विल कैलकुलेट बोथ दी
क्वेश्चंस जो मुझे निकालने हैं। बस ध्यान से रखना, ध्यान इस चीज़ का रखना कि अपने वर्किंग नोट जो भी बनाओ वो क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, कि तुम्हारा जो भी आंसर आया है देखने वाले को समझ आ जाए कि तुमने अपना आंसर कैसे निकाला है। कहीं ऐसा ना हो तुम सीधा सीधा बस ये लिख के यहाँ पे वैसे टाइम पास कर दो तो उसको समझ आ जाएगा कि तुमने कहीं से कॉपी करा है और तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे, सारे वर्किंग नोट्स के मार्क्स कट जाएंगे। इस चैप्टर में वर्किंग नोट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब आता है गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है ये, और शायद थोड़ा सा तुम्हें डिफिकल्ट लगे, बट इट्स ऑल मैथ्स। मैथ्स में जैसे हमें निकालना होता है ना फाइंड एक्स, घुमा फिरा के जैसे मर्जी करके हमें एक्स निकालना है, इसी तरह से हमारा अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर चलता है। हमें सिर्फ और सिर्फ सारे फॉर्मूलाज याद करने हैं। अगर वो हमें याद है और लॉजिक्स हमें याद हैं तो हम कोई भी क्वेश्चन इसका कर सकते हैं। लेंदी नहीं होता, छोटे क्वेश्चन होते हैं, जस्ट कैलकुलेशन ज़्यादा होती है। चलो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 अपना, नहीं आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 है ये, 3 तो कर लिया, हाँ। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज, निकालना क्या है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब COGS, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब COGS निकालना है, हमें ओपनिंग स्टॉक निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, क्विक एसेट निकालना है एंड करंट एसेट निकालना है। अच्छा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलो गाइस लेट्स स्टार्ट। सो गाइस चलो, अब इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले निकालना है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो जब भी हम ये क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले मैं लिखूंगा A, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें निकालना है। हमें क्या दिया हुआ है, ये ऊपर मैंने लिखा हुआ है, एक्चुअली प्रीवियस पेज पे था तो मैंने यहाँ लिख दिया, दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स, इन्वेंट्री एट द एंड इज 5 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द बिगनिंग। सो देखो सबसे पहले हमें दिया हुआ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसका हमें फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इन्वेंट्री इज ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला होता है। हमें दिया हुआ है इन्वेंट्री एट द एंड यानी क्लोजिंग स्टॉक इज 5 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग। सो कैन आई यूज क्लोजिंग स्टॉक इज 5000 मोर देन इन्वेंट्री एट द ओपनिंग, कैन आई से दैट, ये इक्वेशन में बना सकता हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक इज 5000 मोर देन इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग, कि जो भी इन्वेंट्री हमारे पास स्टार्टिंग में थी उससे 5000 ज़्यादा हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है। इसको हम यहाँ इक्वेशन में पुट कर देते हैं। So average inventory is equal to opening stock plus 5000 plus opening stock, opening stock plus 5000 plus opening stock। क्या मैं ये चीज़ कर सकता हूँ गाइस? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ, सब बोलेंगे सर आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। ओके गाइस, अब यहाँ पे मैंने एक छोटी सी मिस्टेक करी है। मिस्टेक क्या करी है, मैंने सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से ये फिगर निकालनी थी, उसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ते। तो जो मैंने करा है वो सही है, मतलब इससे हम ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं जो हमारा B पॉइंट है, लेकिन सबसे पहले उसके लिए मुझे एवरेज इन्वेंट्री निकालना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसके लिए भी थोड़ी जगह छोड़ देता हूँ, कोई गलती बात नहीं है, दिस इज नॉट रॉन्ग। इसको मैं अभी कट कर देता हूँ, चलो यहाँ से कट। तुम्हारे पास एग्जाम में नहीं ऑप्शन होगा तो तुम्हें काटना पड़ेगा, आई हैव एन ऑप्शन, तो मैंने इसको कट कर दिया, ठीक है। अब हमारे को क्या क्या दिया हुआ है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख, हमें दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी क्रेडिट सेल्स, हमें दिया हुआ है क्रेडिट सेल्स 2 लाख, ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्रेडिट, और क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ कैश सेल कितनी है, तो हम ये मानेंगे दिस इज द टोटल सेल। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 1/4 ऑन कॉस्ट, कि जो भी हमारी कॉस्ट है उसके 1/4 हमारा प्रॉफिट है। अब मैंने बताया था प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने बताया था पहले, इज सेल्स माइनस COGS, ये फॉर्मूला होता है। सो कैन आई से, मैं अगर COGS को यहाँ ले जाऊँ तो COGS प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, ये इक्वेशन मेरी बन सकती है गाइस? तुम कहोगे यस सर बिल्कुल बन सकती है, ठीक है। हमें सेल्स गिवन है, कॉस्ट नहीं गिवन, और प्रॉफिट के बारे में बताया प्रॉफिट इज 1/4 ऑन कॉस्ट। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट कॉस्ट बी एक्स, कॉस्ट मतलब COGS, तो x प्लस 1/4 ऑफ x इज इक्वल टू सेल्स, सेल्स कितनी है मेरी 2 लाख, ठीक है ना, x प्लस 1/4 ऑफ x इज इक्वल टू मेरी सेल्स। अब यहाँ से इक्वेशन इसको सॉल्व करते हैं,
5x upon 4 is equal to 2 lakh. So that means x is equal to 2 lakh into 4 डिवाइड बाय 5. तो ये मेरा आ जाता है 1,60,000. सो दैट मीन्स मेरा आई वुड राइट, मैं लिखूंगा फर्स्ट केस में कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज 1,60,000. तो 1,60,000 मेरा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, पहले वाले का आंसर. अब आता है बी पार्ट. अब ये वाली जो लाइन है इसको मुझे हटाना पड़ेगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, वो यहां यूज होगी. तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में दी हुई है 5 टाइम्स. COGS हमने अभी ऊपर निकाला है, दैट इज 1,60,000 अपॉन एवरेज इन्वेंट्री. तो एवरेज इन्वेंट्री मेरा कितना आ गया, 1,60,000 डिवाइड बाय 5. तो दिस इज 1,60,000 डिवाइड बाय 5. सो 32,000 मेरा आ गया एवरेज इन्वेंट्री. सो एवरेज इन्वेंट्री मेरा आ गया 32,000. अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैंने बताया था जो चीज़ मैंने वहां पे करी थी, क्या एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2. यहां लिखा हुआ है इन्वेंट्री एट द एंड यानी क्लोजिंग स्टॉक इज 5,000 मोर देन द इन्वेंट्री एट द बिगनिंग. सो क्लोजिंग स्टॉक इज 5,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक. अब वही इक्वेशन मैंने यहां पुट कर दी. एवरेज इन्वेंट्री मेरा आया हुआ 32,000. तो 32,000 इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस 5,000 प्लस ओपनिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2. इसको मैं सॉल्व करता हूँ. 2 ओपनिंग स्टॉक 64,000. इसको आई जस्ट डू इट लाइक दिस. 64,000 इज इक्वल टू 2 ओपनिंग स्टॉक प्लस 5,000. So that means 59,000 is equal to 2 opening stock, और opening stock मेरा आ गया 59,000 divide by 2. So 59,000 divide by 2. So 29500 ये क्या आ गया मेरा, this is my opening stock. So 29500 opening stock आ गया guys. तो I will write opening stock is equal to 29500 और closing stock क्या था guys, क्लोजिंग स्टॉक हमने पढ़ा था, क्लोजिंग स्टॉक इज 5,000 मोर देन दी ओपनिंग स्टॉक. सो 29500 प्लस 5,000, सो 34500 ये आ गया मेरा क्लोजिंग स्टॉक. तो ये भी लिखने के बाद मुझे आंसर दिखाना पड़ेगा कि ये मेरा आंसर आया है. ऐसे मुझे वर्किंग करके हर केस में दिखानी है. अब मुझे निकालना है क्विक एसेट्स एंड करंट एसेट. ठीक है, हमें करंट लायबिलिटी दी हुई है, क्विक रेशो दी हुई है. अब आता है केस नंबर सी. सो सबसे पहले क्विक एसेट इज इक्वल टू, या क्विक रेशो, सबसे पहले क्विक रेशो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी. क्विक रेशो इज क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी. हमें यहां पे क्विक रेशो गिवन है, करंट लायबिलिटी गिवन है. सो क्विक रेशो इज 0.75. सो आई विल राइट जस्ट QA क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी मुझे गिवन है 60,000. तो 60,000 इंटू 0.75 दैट मीन्स क्विक एसेट मेरे आगे 45,000. क्विक एसेट आगे 45,000. अब बात आती है गाइस करंट एसेट की. करंट एसेट, तो क्विक एसेट का गाइस एक और फॉर्मूला होता है. क्विक एसेट का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस. करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस. क्विक एसेट आया हुआ 45,000. करंट एसेट मुझे निकालना है. ये जो इन्वेंट्री होता है गाइस, ये याद रखना, दिस इज क्लोजिंग स्टॉक, कोई एवरेज नहीं होता. ये जो इन्वेंट्री हम करंट रेशो क्विक रेशो में यूज करते हैं, दिस इज आवर क्लोजिंग स्टॉक. सो क्लोजिंग स्टॉक हमें यहां से माइनस करना है. क्लोजिंग स्टॉक हमारा आया था 34500. प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ, तो आई विल अज्यूम इट टू बी 0. सो देयरफॉर करंट एसेट इज इक्वल टू 45,000 प्लस 34500, इट इज 79500. ये आगे मेरे करंट एसेट 79500 के करंट एसेट. सो इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को सेव किया करा. सॉरी, सिंपल क्वेश्चन था, बस लेंथी था थोड़ा, तो ध्यान से करना है क्वेश्चन को बहुत समझ के. पहली बात तो ना,
इस रेशो चैप्टर के क्वेश्चन से हमें घबराना नहीं है कि क्वेश्चन कैसा आ गया, हम कैसे निकालेंगे। ईजी होता है, हर चीज़ कहीं ना कहीं से निकल जाती है। तुम्हें यू जस्ट हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, अपने माइंड का बॉक्स ओपन करो, हर तरीके से ढूंढो कि कैसे तुम्हारा आंसर यहाँ पे आ सकता है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, दैट इज सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज calculate the amount of opening trade receivables and closing trade receivables from the following figures। ठीक है, हमें opening trade receivable and closing trade receivables निकालने हैं। तो गाइस यहाँ पे हमें दिया हुआ है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो हमें दी हुई है 4 टाइम्स। ओके, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है। ओके, जीपी रेशो दी हुई है। ओके, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स वर 20,000 मोर देन एट ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, और कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बीइंग 1.3% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये डिफिकल्ट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। कैसे, देखो अब मैं तुम्हें कराता हूँ। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, मैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। सो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो में दी हुई है गाइस 4 टाइम्स। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का गाइस सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है? सो फॉर्मूला इज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं अभी तुम्हें समझाने के लिए। इसका फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, दिस इज द फॉर्मूला फॉर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ से हम सेल्स निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें जीपी रेशो गिवन है, यहाँ से सेल्स निकल जाएगी। हमें चाहिए क्रेडिट सेल, कैश सेल इज 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल, हमें ये भी गिवन है, तो हम यहाँ से भी अपना आंसर निकाल सकते हैं। दोनों से अपना आंसर हम निकालेंगे, इसको यूज़ करके दोनों चीज़ें यूज़ होंगी। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है COGS। सो COGS इज इक्वल टू 6,40,000। GP रेशो इज 20%। तो जीपी रेशो गाइस, जीपी रेशो बेसिकली, जीपी रेशो मतलब, इसका मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स। जीपी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स हमें दिया हुआ है कितना? सो गाइस, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो मतलब ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स। अब यहां पे हमें सेल्स तो गिवन नहीं है, हमें सिर्फ ये है जीपी रेशो। तो कैन आई से लेट सेल्स बी एक्स। यहां पे मैं सेल्स को एक्स मान लेता हूं, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? COGS प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, ये हमारी इक्वेशन होती है। सेल्स को मैंने एक्स माना है, COGS गिवन है 6,40,000, तो 6,40,000 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स, हमने सेल्स को एक्स माना है, तो 20/100x इज इक्वल टू सेल्स, ये है मेरी एक्स। बहुत सारे तरीके होते हैं ऐसे क्वेश्चन को करने के, ठीक है, बहुत डिफरेंट वेज होते हैं, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन दिस इज द ईजिएस्ट वे कि जो चीज़ हमें निकालनी है या जो चीज़ से हमारा आंसर निकलना है उसको एक्स मान लो। तो हमने सेल्स को एक्स मान लिया, प्रॉफिट सेल्स पे गिवन है, तो प्रॉफिट आ गया 20/100x। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे हमारा ये आ जाएगा 6,40,000 इज इक्वल टू एक्स माइनस 20/100x, तो दिस इज 80x/100। So x is equal to 6,40,000 into 100 divided by 80. So 8 8 is 64. That means 8 लाख मेरा क्या आ गया? 8 लाख आ गई मेरी टोटल सेल्स। याद रखना, मेरी राइट साइड में लिख रहा हूँ, मेरी टोटल सेल्स आ गई 8 लाख। टोटल सेल्स मतलब कैश प्लस क्रेडिट। ठीक है, अब मुझे आगे क्या बोला हुआ है? कैश सेल इज 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल। 33 1.3%। देखो 33 1/3%। इसको अगर मैं करूँ 33 इंटू 3 यानी 99, तो 100/300% या 100/300, तो एक तरह से 1/3। सो 33 1/3% मीन्स 1/3 सिंपली। तो कैश सेल इज 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल। ठीक है, सो कैन आई से कैश सेल इज इक्वल टू 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल, ये गिवन है। कैश सेल इज 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल। सो कैन आई से, हाँ चलो यही इक्वेशन को यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, हमारी एक और इक्वेशन हमें मिल गई। अब टोटल सेल का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? टोटल सेल्स मींस कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल इज इक्वल टू 8 लाख।
8 लाख मुझे टोटल सेल मिली है, दैट मीन्स कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल इज इक्वल टू 1 लाख। और कैश सेल का फॉर्मूला है 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल, तो यहां पे मैं कर लेता हूं 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल, 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल प्लस क्रेडिट सेल इज इक्वल टू 8 लाख कर सकता हूं गाइस। कैश सेल इज 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल, तो मैंने वही इक्वेशन यहां पे डाल दी, कैश सेल को मैं लिख दिया 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल प्लस क्रेडिट सेल। सो इसका मतलब LCM 3, सो 4 क्रेडिट सेल अपॉन 3 इज इक्वल टू 8 लाख। सो क्रेडिट सेल मेरा आ गया 8 लाख इंटू 3 डिवाइड बाय 4, 6 लाख गाइज मेरा यहां पे क्या आ रहा है, क्रेडिट सेल्स। ठीक है गाइज, तो क्रेडिट सेल मेरा आ गया 6 लाख। अब क्रेडिट सेल मुझे मिल गया, हमारा फॉर्मूला क्या था ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का, क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो मुझे दी हुई है 4 टाइम्स, तो 4 इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। सो यहाँ पे जो मेरी एवरेज आ गई, इट इज 6 लाख डिवाइड बाय 4, 1,50,000 इज माई एवरेज। 1,50,000 मेरा क्या आ गया, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। यहां तक क्लियर है गाइस? ठीक है, अब मेरा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मुझे मिल गया। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। और इसके बारे में मुझे बताया हुआ है इक्वेशन कि क्लोजिंग, मैं इसको एक काम कर लेता हूँ, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल CTR शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल वर 20,000 मोर देन ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। अब एक इक्वेशन मेरी ये बन गई, एवरेज यूज करते हैं जो हमने एवरेज निकाला है 1,50,000। सो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय 2। एवरेज आई थी मेरी 1,50,000, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला है 20,000 प्लस ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, तो 20,000 प्लस ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय 2, 2 वहाँ जाके होगा 3 लाख, 3 लाख माइनस 2 लाख 80 डिवाइड बाय 2 तो 140। सो देयरफॉर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल मेरा आ गया 1,40,000। बिल्कुल सिंपल, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज 1,40,000। सो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल विल बी ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस 20,000। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस 20,000। सो ये मेरा हो गया 1,40,000 प्लस 20,000, सो इट इज़ 1,60,000। तो मैं इसको प्रॉपर लिख दूंगा कि ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 1,40,000 एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हैं 1,60,000, और लिख के मैं चाहूँ तो इसको ऐसे सर्कल कर सकता हूँ ताकि चेकर को पता चल जाए कि ये मेरा फाइनल आंसर आया, यहाँ से वो कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बहुत सारी वर्किंग है इसमें, हम सीधा सीधा अपना आंसर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, ठीक है, लेंदी क्वेश्चन था ना, एंड थोड़ा सा था डिफिकल्ट सा, बट कोई बात नहीं गाइस, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे और तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब करते हैं आगे। सो गाइज लेट्स डू वन थिंग, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में बनाऊंगा। आई जस्ट वांट टू सी कि मेरे रिव्यूज़ एंड मेरे कमेंट सेक्शन में बच्चे क्या क्या बोलते हैं, कितने इसको व्यूज़ होते हैं। अगर इसके व्यूज़, मैं ये बोलता हूँ कि जैसे ही मेरे 5,000 प्लस व्यूज़ हो जाएंगे गाइस, जैसे ही मेरे 5,000 प्लस व्यूज़ हो जाएंगे इस वीडियो के लिए, मैं साथ ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो मैंने लिस्ट बनाई हुई है, ये भी अच्छे क्वेश्चन हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो मैं साथ ही अपलोड कर दूंगा। बट आई नीड मिनिमम 5,000 व्यूज़ ऑन दिस। ठीक है, ये कर लो एंड नेक्स्ट पार्ट करा दूंगा जल्दी से जल्दी। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स, अपने नोन्स के साथ जो भी 12th कर रहे हैं, ताकि इन सारी वीडियोस का यू कैन टेक हेल्प। एग्जाम से पहले पढ़ोगे, काफ़ी कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे एंड तुम्हारा एग्जाम भी बहुत अच्छा होगा। चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।